दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतर संकेत और मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार होता हुआ एग्जीक्यूटिव 2 दिनों की फेड की बैठक की आज से शुरुआत ब्याज दरों पर फैसले की है पूरी तरह से ग्लोबल बाजारों को इंतजार। आइए इन सब के बीच स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली थोड़ा आपको स्क्रीन पर ग्रीन कलर दिख रहा है। कितना टिकाऊ है, कितना भरोसा करना चाहिए, ये जानना है आपके साथ। तापमान घटता हुआ दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों का भी और मुंबई का महाराष्ट्र का भी। आज सुबह से तेज बारिश आप देख रहे होंगे, मतलब वो जून जुलाई वाली फीलिंग आ गई सर, जुलाई वाली फीलिंग, और पूरा अंधेरा छाया। और आज मतलब मेरे ख्याल से मैं हाल ही के समय का ऑफिस पहुंचने में आज सबसे लेट हुई। जिस तरह के सब जगह सड़कों पर पानी और पूरे जैम लगे हुए हैं, पूरा ट्रैफिक ही स्लो हो गया, कहीं कहीं गाड़ियां बंद पड़ी है और मतलब अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। मतलब जो जनरली मानसून में आप देखते हैं। और ये बारिश जो आई है ठीक बिल्कुल अमेरिकी बाजारों के संकट की तरह बिना नोटिस दिए आउट ऑफ सिलेबस। तो काफ़ी तेज बारिश होती हुई दिख रही मुंबई में आज सुबह से, और मुंबई में ही नहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश होती हुई दिख रही है। मौसम मूड तो अच्छा, मौसम थोड़ा सा सुधरा है, गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे तो कई नुकसान भी है, फसलों पर भी इसका असर पड़ना है नेचुरली। लेकिन हाँ, हाल ही में 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले यही हाल दिल्ली का था, अब मुंबई का। तो मौसम अपने रंग और मिजाज लगातार बदलता हुआ दिख रहा है, और वैसे ही अमेरिकी बाजार भी एब्सोल्युटली कभी तेजी कभी मंदी के मूड में। तो आइए आज के ट्रिगर्स के साथ करते हैं शुरुआत। किन संकेतों पर आपको रखनी है नज़र जिनके दम पर आज आप आगे बढ़ेंगे। डाउ में एक अच्छी मजबूती का माहौल देखने को मिला है, 450 अंकों की तेजी दिखी है। कमोबेश उतनी ही मजबूती जितनी की कमजोरी आपको परसों दिखी थी, शुक्रवार को, वो आप कवर करते हुए दिखे। जिनकी ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते दिखे अमेरिकी बाजार। और आज से पावेल साहब का काम शुरू हो रहा है, 2 दिनों की बैठक शुरू होने जा रही है, इन पर रखेंगे नजर। डॉलर इंडेक्स घटकर 103 के नीचे आया, अच्छे संकेत, और साथ ही साथ 5 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ डॉलर इंडेक्स आपके लिए। और कच्चा तेल भी कमजोरी के साथ अब $71 के आसपास जो है, उसका बड़ा फायदा विंडफॉल टैक्स के तौर पर, बड़ी कटौती विंडफॉल टैक्स में 20% की एक साथ होती हुई दिखी है। ये बेहद पॉजिटिव है ऑयल कंपनियों के लिए। यहाँ पर बड़ी राहत के संकेत आते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, थोड़ी राहत के संकेत आए हैं कच्चे तेल से, तो हम पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया संकेत हमारे लिए बन ही रहे हैं। और कल एक्चुअली क्लोजिंग में भी ये एक्शन एक हमने होते हुए दिखा था बाजार में, उसकी भी आपसे बात करनी है। बट एक बार ये जो ग्लोबल मार्केट्स में कल हुआ है, इसे कैसे देखना है सर? एक रिलीफ रैली मानी जाए, स्पेशली बैंक्स में जो मूव आई है, या फिर थोड़ा भरोसा इस पर कर सकते हैं कल की मूव पर, क्योंकि डेज हाई पर बंद हुआ है डाउन? डेज हाई पर बंद होना हमेशा आपको संकेत थोड़े मजबूती के देता है, लेकिन इन संकेतों में 2 चीज़ें होती है दीप। एक तो ये कि अगर बुरी खबरें थोड़ी आना बंद हो, कम हो, और साथ ही कुछ अच्छी खबर आ जाए, तो उसके दम पर बाजार ऊपर आने की कोशिश करते हैं। 2 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़े कमज़ोर थे ही, और एक रिकवरी के लिए जो बातें चाहिए, एक तो रिकवरी की 2 बड़ी वजह आप मानकर चल सकते हैं। एक तो ये कि किसी तरह की कोई ख़राब खबर नहीं आई अमेरिकी बाजारों में, नया कोई संकट, नई कोई समस्या दिखी नहीं। एक वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखा है। और दूसरा रिलीफ, भले ही बात न करें अमेरिकी बाजार इस बारे में, क्योंकि इस बारे में बात करना, इस वजह से बढ़ना अपने आप को, मतलब वो कहते हैं कि हम इस पॉइंट पर नहीं बढ़ना चाहते, जो कि रशिया और चाइना के बीच में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, अनडाउटेडली सेंटिमेंट सुधारने के लिए आज से वो एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन वही है ना कि अमेरिका वाले कभी ये मानेंगे नहीं कि हम उस वजह से भी बढ़ रहे हैं। करेक्ट। इज्जत का सवाल है, बिल्कुल, है ना? हाँ। हम हमारे वजह से ही बढ़ रहे हैं। वो दादागिरी है, वो सोच में भी वो रहती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबली बाजारों का मूल माहौल इस वजह से सुधरा है। अब भले ही शी जिनपिंग साहब और पुतिन साहब मिल रहे हैं, कुछ हो ना हो, बातों, कल 4 घंटे उन्होंने मुलाकात की, 3 दिन तक वो वहाँ पर हैं, तो अच्छा समय बिता रहे हैं। तो 3 दिन तक कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब रशिया में साइट सीइंग करने गए हैं, है ना? सो कुछ न कुछ तो काम की बातें ही करेंगे, कुछ ऑफिशियली करेंगे और ज़्यादातर अनऑफिशियली करेंगे, राइट? कि भाई बाहर तो निकलना है, वो चक्रव्यूह में घुस तो गए, बाहर कैसे निकले, उसके लिए सही सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है? अलग अलग आप वो गोटियां बिछाकर देखना चाहते हैं, कौन सी चाल चलनी है। सो आई थिंक वो सब चीज़ 3 दिनों तक चलेगी। और इतना सब मंथन करने के पीछे उद्देश्य यही है कि इस समस्या को खत्म किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन की मीटिंग के बाद आप अगर ये उम्मीद करें कि एक स्टेटमेंट आ गया और हमारी तरफ से प्रॉब्लम खत्म, हम ये कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब मैं ये कहूँगा बड़ा सरप्राइज है।
इन 3 दिनों की मीटिंग में एक चीज़ ज़रूर होगी और वो ये कि ये दोनों आपस में मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि इसका द एंड और क्लाइमैक्स कैसे होना कैसे होना है। उसकी उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और उस स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अब वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद द एंड आपको 1 घंटे में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर दिखता है या उसकी प्रोसेस 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल की है, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज पक्का है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने लंबे समय के लिए हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसको खत्म करने के लिए एक पूरा प्लान स्क्रिप्ट तैयार होगी जो कि पॉजिटिव है। और ग्लोबल मार्केट्स ने अगर कल रिएक्शन दिया है, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स ये मान सकता है कि हम अमेरिका वाले मान सकते हैं कि हम तो अपने दम पर बढ़े, लेकिन कल 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स अगर नीचे था और फ्लैट हो गया 1 घंटे में, तो वो क्रेडिट तो पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब को देनी पड़ेगी, देना। हाँ, बाकी के जो 380 पॉइंट बढ़े वो आप खुद रख लो, ठीक है ना। रिकवरी इन्होंने करी, रिकवरी वहां से हुई जहां से जरूरत थी। बैंक्स जो सबसे ज्यादा पिटे थे वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे, और उसकी वजह है कि बैंकों को लेकर कोई भी नई समस्या, नई खराब खबर नहीं आई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया। डॉलर इंडेक्स नीचे आने का मतलब ये कि इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास के लिए थोड़ा सा पैसा आने की संभावनाएं बढ़ती है। ये 2-3 कारण थे, बाकी छोटे मोटे कारण तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इन 2 कारणों की वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड काफ़ी बेहतर हुआ है। तो बैंक्स पर आपसे एक सवाल है सर, क्योंकि अदानी मामले में भी हमने ये देखा था, बाकी जब भी बाजार में बड़े बड़े मामले हमने देखा है, एक मुद्दे पर ज़्यादा समय तक रिएक्शन होने के बाद फिर वो मुद्दा चाहे कितना ही और खराब हो जाए, वो उस पर बाजार रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो 10-12 दिन तो हो चुके हैं इस बैंकिंग संकट को। क्या अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं? क्या कल एक ऐसा संकेत था कि अब चलिए टेंशन तो है, बट और कितना रिएक्ट करोगे इस पे? हाँ, मतलब वही कि एक बार होमवर्क नहीं किया उस पर कितनी बार टीचर पिटाई करेगा, है ना। टीचर भी कभी थक जाएगा। हाँ, बोले भाई एक सर ये इस पे तो मैं पहले पीरियड में मार खा चुका, चौथे में वापस क्यों, वैसा वाला हाल नहीं। बट दीप, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो कि ये पॉइंट एकदम सही कि एक ही खबर पर बार बार आप रिएक्शन नहीं देंगे, और देंगे तो हर बार रिएक्शन कम होता हुआ दिखता है। तो पहली चीज है कि आप बैंकों की समस्याएं अब सबको पता है ना, सबको मालूम है। 800 850 जो रीजनल बैंक है उनमें से कई सारे मुश्किल में, 125 की लिस्ट भी आ रही है कि ये तकलीफ में हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो मुश्किल में बैंक्स हैं उनको बाहर निकालने की भी क्या तैयारी है। आप सोचिए, ये वो अमेरिका है, ये वो यूरोप है जो 4 डे वीक मना रहा है आजकल। उस पर चर्चाएं चल रही। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड में है ना, 4 डे वीक वाले यूरोप में है। और देखिए सैटरडे संडे को दिन स्विस नेशनल बैंक, यूबीएस, क्रेडिट स्विस काम करके, मतलब जब जान पे आ जाती ना तो सैटरडे संडे तारीख नहीं देखी जाती, घंटे नहीं देखे जाते, समय नहीं देखा जाता, मिनट नहीं, सेकंड्स देखे जाते हैं। और वो सेकंड्स में काम किया है इन लोगों ने, क्योंकि जब मुसीबत आती तो कोई 5 डे वीक, 4 डे वीक, 3 डे वीक नहीं होता है। काम करो बस भाई, निकलना है बाहर से। ये थोड़ी कह सकते हैं आज थर्सडे मेरा वीकेंड हो गया, मैं मंडे को बात करूंगा, तब तक सब धराशय। पॉइंट ये कि सारे, चाहे वो बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो, सरकारें हो, दूसरे बड़े बैंक्स हो, बड़े इन्वेस्टर्स हो, बफेट साहब जैसे, वो सब तैयार है कमर कस के कि हमें समस्या से बाहर निकालना। और इस लिहाज से जो आपका सवाल का जवाब है कि एक ही चीज़ पर कितना गिरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कम गिरेंगे, रिएक्शन धीरे धीरे कम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 3 की 3 गोली मारी, तीनों बच गए, लेकिन बाकी 3 कौन खाएगा? अगर कोई नया बैंक आया तो क्या हम उस पर रिएक्शन नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या उतना देंगे जितना एसवीबी में दिया है? जी नहीं, क्योंकि अब हमें पता है 125 बैंक और लिस्ट में, तब हमें नहीं पता था एसवीबी भी आ सकता है। तो दोनों में फर्क है। अब कोई नया नाम आया तो उस पर रिएक्शन आएगा 100% आएगा, 100% आएगा, लेकिन शायद कम आए, उतना खतरनाक नहीं आए, उतना कम आए, क्योंकि है ना, समझ के जैसे ही रिएक्शन आएगा, रिएक्शन के साथ साथ आपको ये भी मन में रहेगा, हाँ 3 को बचाया, चौथों को भी बचाएंगे। तो भाई जरा ठीक है, बहुत तेजी से घट रहा है। जो शॉर्ट सेलर वो सोचेगा गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, काटता हूँ। जो लॉन्ग ट्रेडर वो सोचेगा यार जाने दो, रोज रोज नई नई चीज आती है, स्टॉप लॉस लगा के खत्म करता हूँ। तो वो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन को ऊपर नीचे करने वाले मूव तो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नया पुरानी चीजों पर। अब हम क्रेडिट स्विस पे नहीं गिरेंगे, हम एसवीबी पे नहीं गिरेंगे, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पे नहीं गिरेंगे, उसमें कुछ भी आ जाए, एसवीबी की शेयर वैल्यू 0 भी हो जाए, सॉरी क्रेडिट स्विस की शेयर वैल्यू 0 भी हो जाए तो नहीं गिरेंगे।
कल 65% घटा ना शेयर, क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया 65%, क्या फर्क पड़ता? अब वो परसेंटेज में देख के फायदा भी नहीं हो, बिल्कुल, है ना? सो आई थिंक आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर नई कोई समस्या आई उस पर रिएक्शन आएगा। पहली बार जितना है, ये तो ऐसे ही हाल है ना दीप, पहला कोविड केस आया था केरल में, तब जो रिएक्शन आया 31 जनवरी वो को आया 1 लाख रोज आते थे, तब नहीं होता था। करेक्ट सर, है ना? सो वक्त वक्त की बात है, एक से डर जाते 1 लाख से नहीं डरते। ये हाल ऐसा है कि 3 बड़े झटके खा चुके हैं, तो चौथे आएगा तो हिलेंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं कि भूकंप जैसा मामला हो जाएगा। अनलेस कि कोई टॉप 5-10 में से मत गिरा देना भाई, जो इतने बड़े बड़े जो जिनके नाम लेते हैं, हालांकि उसकी संभावना भी नहीं के बराबर है, ऐसा नहीं कि वो गिरेंगे भी, बट ठीक है। सो ओवरऑल बाजार मेंटली कई सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुका है, ये एक अच्छी बात, तैयार हो चुका है। ठीक है, कल की क्या तैयारी? कल मतलब हमारे लिए तो परसों हो गया, हाँ, फेड की बैठक। देखिए चेयरमैन साहब जो जेरोमी पावेल साहब, देखो 1/4% तो बढ़ाएंगे और बढ़ाना भी चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है, मैं ये स्टैंड पहले दिन से लेकर चल रहा हूँ, तो बढ़ाना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। जब आधे % की बात थी तब भी आपने कहा था कि 1/4% ही बढ़ाना चाहिए, न ज़्यादा न कम। उसका रीज़न है दीप जी, एक पॉलिसी की निरंतरता, कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको है ना हल्के में नहीं ले सकते। फेड है, ट्रेडर नहीं, है ना? आप सुबह शाम मार्केट के मूड, माहौल और दुनिया क्या सोचते है उस हिसाब से अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से आप चलने जरूरी नहीं, क्योंकि आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, इकोनॉमी देखनी है, दुनिया की अपनी, है ना? बहुत सारे आपके लिए बड़े काम हैं जो आपको करने हैं। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी के लिहाज से 1/4% बढ़ाना ठीक हो। एक बार की हो सकता है लोग थोड़े खुश हो जाए कि 1/4 नहीं बढ़ाई, पोज कर दिया, है ना? लेकिन मैं ये सोचूंगा, अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पोज करने का मतलब ये है कि फेड ये सिग्नल दे रहा है कि समस्याएं बहुत भारी है, वो सेंटिमेंट पे। और एक और चीज बताता हूँ जिसकी वजह से फेड पोज नहीं करेगा जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने बोला आपने जिस तरह से तेजी से रेट बढ़ाई ना, इसकी वजह से दुनिया में प्रॉब्लम है। ये तो चाइना की तो सुनेंगे नहीं, हाँ, उन्हें काउंटर करने के लिए उनको काउंटर कर, तुम बोल रहे हो नहीं। आप देखो ना, कल पूरे यूएस मीडिया में देखो, मार्केट बढ़े, कहीं चाइना और शी जिनपिंग और पुतिन को उसकी क्रेडिट दे रहे? नहीं दी, नहीं ना, नहीं देंगे, सही बात है, उन्हें नहीं दिखाना है। हाँ, ये अपने काम की क्रेडिट किसी, मतलब किसी से मिल भी जाए हेल्प तो क्या है, किया तो हमने ना, ऐसा वैसा है। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो पोज करेंगे, और 1/4% कमोबेश प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। इम्पोर्टेंट फिर से वही है कि भाषण क्या देते हैं। अब तक फेड चेयरमैन की एक ही बड़ी समस्या थी, मेरे भाषण में तुम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें तो निकाल लेते हो और मार्केट चढ़ा देते हो, खराब चीज़ों पे तुम जिक्र भी नहीं करते। मैं कोई चेतावनी देता हूँ, तो इस बार तो उनके पास सब कुछ खराब ही है बोलने को। क्या मार्केट फिर से इस बार उनकी भाषण में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर बढ़ जाता है, या इस बार खराब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है? यही मुझे देखना है। बाकी कमोबेश में सब कुछ देख चुका हूँ, अंदाज लगा चुका हूँ क्या होना है, और फिर भी उसके बाद अगर पोज ले ले तो अल्टीमेटली तो चेयरमैन वो है, हम तो है नहीं। करेक्ट, डिसीजन तो उन्हीं का है। बड़ी स्टेक्स उनकी दाव पर लगी है। अमेरिका की, दुनिया की इकोनॉमी की चिंता है उन्हें ज़्यादा है, हमें तो हमारा शो ही करना है। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं रेट, क्योंकि रेट्स की बात चल रही है। बिल एक्मैन साहब, आपको हाँ बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट किया कि फेड को कल रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए, पॉज करना चाहिए, अच्छा, ताकि बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए। उस पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया, काफी समय से वो थोड़े चुप बैठे हैं। अच्छा, बोले 0.5% का रेट कट कर दो कल। रेट कट कर दो? हाँ, 0.5% का रेट कट कर दो। मस्सा मस्का लगा रहे हैं पावेल साहब को। अलग ही मूड में आ गए वो। भाई साहब, जैसे पावेल साहब है वही ठीक है। सोचो कभी ये बन जाए फेड चेयरमैन तो। अरे सर, अच्छा, ये यूएस प्रेसिडेंट के लिए रन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हैं। अच्छा, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है? वरना तो आप सोचिए इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हो जाता है। ट्रम्प से भारी पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा। ट्रम्प तो फिर भी मुझे इनको देखकर ट्रम्प ज़्यादा सेंसिबल नजर आते हैं कंपैरेटिवली। ये तो अलग ही लीग वाले और भी मज़ेदार है। चलिए, बढ़िया, अभिव्यक्ति की आज़ादी अमेरिका में इसी को माना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें क्या करना है, क्योंकि कल रिकवरी अच्छी आई थी जो एंड में हमने कैप्चर भी करी थी, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर बाजार बंद हुए, क्या संकेत दे रहा है आज के लिए?
दीप देखिए, पैनिक में लेना है और उछाल में देना है। Right. ये बहुत क्लियर है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि कल के पैनिक में खरीद पाना मुश्किल है। जी। लेकिन बाजार में बार बार ये कह रहा हूँ कि आप एक मन बना लो, मुझे बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है, या अगर मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा तो ट्रेडिंग रेंज के किसी भी लोअर लेवल पे मैं खरीदूंगा, हायर लेवल पे बेचूंगा। और आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे क्लियर कट एक स्ट्रेटजी पूछेंगे, मेरी पसंद की पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा मुझे अभी भी बाय ऑन डिप्स लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, स्क्रीन के सामने हैं, तो आप दोनों ट्रेड लीजिए, दोनों ट्रेड लीजिए। और अगर आपका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप को हेज करके करना जानते हैं, तो उछाल में आप बिकवाली करके ट्रेड करेंगे, तब भी आपका पैसा बनेगा। अगर आपने डिसिप्लिन के तौर पर और ट्रेड को, ट्रेंड को सही पकड़ा है, तो ये मार्केट आपको दोनों तरफ पैसे बनाने का मौका दे रहा है। डे हाई पे बंद होता है तो नीचे खुलता है, डे लो पर बंद होता है तो हाई खुलता है। इंट्राडे में आपको मूव देता है। आप इंट्राडे की उछाल मजबूती का फायदा बेच कर ले सकते हैं, इंट्राडे की कमजोरी का फायदा खरीद कर ले सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ट्रेंड है। प्रॉब्लम क्या है, हम बायस्ड हो जाते हैं जब हम स्क्रीन को देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, कि लोग बायस हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो लेना ही था, नीचे क्यों आ गया। आप ट्रेडर हो, आपको लेना या देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ट्रेंड और ट्रेड पकड़ना इंपॉर्टेंट है, लेवल पकड़ना इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सकता है बाई नेचर 80% 90% लोग शॉर्ट नहीं करना चाहते, न करना जानते हैं, लेने का ही मन होता है, इसलिए मार्केट में आते हैं। तो फिर आप सही लेवल का इंतजार करें, वहाँ पर आप करें। फॉर एग्जाम्पल, हम काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे जो बेस्ट बाय जोन है 16,750 16,850 है। पहले हम 16,850 तक आकर गए, कल हमने थोड़ा सा लो और नीचे 16,828 का बनाया है। ठीक है, लेकिन है अभी भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, वहीं से आप देखिए वापस से मार्केट घूमा भी है। बैंक निफ्टी आपका 38,900 के आसपास से कल फिर घूम गया, वो स्टॉप लॉस का लेवल नहीं तोड़ा। करेक्ट। सो आई थिंक 38,450 38,625 बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है। निफ्टी का 16,750 16,850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उस रेंज तक अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं। और जब तक मैं फ्रेश कमजोरी तब मानूंगा जब आप 16,750 के नीचे बंद होना शुरू करें। मैं फ्रेश कमजोरी तब मानूंगा जब 38,400 के नीचे बंद होना शुरू करें। तो आप जो अगला बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ पर है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, रिस्क तो रहेगी, और अगर आप सोचो मेरे लेते ही सारी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए, सारी दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और यही 7 दिन पहले हम इसको लेमन ब्रदर्स से कंपेयर कर रहे थे, और अब 7 दिन बाद हम ये चाहते हैं कि 7 घंटे में सब कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाए दुनिया खतरे से बाहर है। वैसा नहीं हो सकता। सो आपको इन लेवल पर लेकर दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी, एक मुझे नीचे के लेवल देखने पड़ सकते हैं, और दूसरा मुझे इंतजार करना पड़ सकता है। अगर इन दो चीज़ों के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो फिर समस्या क्या है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक खरीदारी का वक्त है दीप, हल्का फुल्का खरीदारी कीजिए, कम कीजिए, उतना ही खरीदिए जितना आप नीचे जाने पर आप किसी और को दोष न दें, न बाजार को, न किसी और जिसको सुनकर आपने खरीदा है या देखकर आपने खरीदा है, जिसकी सलाह पर खरीदा है। आप ये सोचें कि मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा हूँ और मैं अपने कन्विक्शन से खरीद रहा हूँ। नहीं कन्विक्शन है तो मत खरीदिए। कोई भी कहे, मैं भी कहूँ, कोई भी कहे, अगर आपका कन्विक्शन, अल्टीमेटली पैसा आपका है, कन्विक्शन आपका है। क्योंकि मैं तो अगर समझिए 16,500 भी आ गया, मैं तो बोलूंगा होल्ड करो, लेकिन आपका कन्विक्शन ही नहीं है, तो आपका 16,900 17,000 में लेके 16,500 में बिक जाएगा। सो इसलिए आपका कन्विक्शन भी होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक जिन लोगों को कन्विक्शन है उनके लिए खरीदने का समय है, इसमें कोई डाउट नहीं। SIP की तो आपने वो बताई दी, बिल्कुल। और आज हम आपको, और जिन लोगों को बेचने के ही मन है, तो आज हम आपके लिए 9:40 पर एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर आ रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन रिसर्च में। कल हमने आपको बताया था, कल हम आपको कहा था कि कब आपको पैसा लगाना चाहिए। साल में पैसा लगाने का मंत्र आपको दिया था, पहले 3 महीने में आपको लगाना चाहिए करीबन 50% पैसा, अगले 3 महीने में यानी कि अप्रैल से जून में 25%, और जुलाई से सितंबर में 25%, अगर आप अपने टुकड़ों में लगाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 75% पैसा भी अगर पहले 3 महीने में लगा दे तो कोई हर्ज नहीं, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो। आज हम आपको बताएंगे कि आपको बेचना कब चाहिए। आज बेचना कब चाहिए? बेचना कब चाहिए? अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कल के मुकाबले में आज की रिसर्च और ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, और ज़्यादा पावरफुल है। और ये रिसर्च अभी तक किसी ने की नहीं होगी कि आपको खरीदने का वक्त सब कौन सा अच्छा होता है और बेचने का वक्त कौन सा अच्छा होता है। तो आज हम आपको बेचने का वक्त बताएंगे 9:40 पर। 9:45 पर आपको वेल्थ क्रिएशन पिक भी मिलेगी। बिल्कुल, कल हमने आपको एक वेल्थ क्रिएशन पिक दी भी, जबरदस्त, LNT दी। आज ऐसी एक और दमदार स्टॉक आपको मिलेगी, और साथ ही आज 10:30 बजे
हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन स्टडी के जनक, इनको फादर ऑफ वेल्थ क्रिएशन कह सकते हैं आप हिंदुस्तान में, रामदेव अग्रवाल सर हर साल वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिखते हैं और वो पढ़ने लायक होती है, समझने लायक होती है, सीखने लायक होती है। आज सीधे उनका 35 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपके सामने आता दिखेगा। तो ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, मजा आएगा सर। चलिए, तो वेल्थ क्रिएशन वीक बना हुआ है जी बिजनेस पर, और दोपहर में भी एक वेल्थ क्रिएशन पिक 2:45 बिल्कुल एक्सपर्ट्स 9:45 2:45 दो वेल्थ क्रिएशन पिक। और बाय द वे वेल्थ क्रिएशन पिक के साथ साथ बता दूं, बाजार के दिग्गजों से आप जो मुलाकात करने जा रहे हैं, आज रामदेव सर होंगे, उसके अलावा सुनील सिंघानिया साहब होंगे, बसंत माहेश्वरी साहब होंगे, रमेश दवानी साहब होंगे। ये 3 और मेहमान होंगे जिनसे आप इस हफ्ते मुलाकात कर पाएंगे, आगे की और आगे बताएंगे। पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड है। बिल्कुल। चलिए, आज का एक चीज और रहेगी जी, एक शो की जो तैयारी हमारी काफी लंबे समय से चल रही है। शुक्रवार को हम आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा शो करने वाले हैं और उसके लिए हम अभी तक काम कर रहे हैं। हमारा फिनिशिंग टच हुआ नहीं है, रॉ मटेरियल तैयार होता है, दिख रहा है, जितना अंदर घुस रहे उतना अंदर हमको बहुत चीजें मिल रही है। तो हम वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, कहाँ करें, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो कई सारे हमने फॉर्मूला बनाए हैं कि कब आपको पैसा लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक तो जैसे कल बताया वो अलग छोड़ दिए, उसके अलावा भी जब आप वेल्थ बनाते हैं तो बड़े ट्रेंड पकड़ते हैं। बड़े ट्रेंड आपको कब पकड़ने हैं, कैसे पकड़ने हैं, कहाँ लगाना है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे कौन से बढ़िया म्यूचुअल फंड है जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो वो होगी। पूरी एक वेल्थ क्रिएशन पर हम आधा घंटे का शो आपके लिए बनाने, आधा घंटे में हो जाएगा तो ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक है सर, आप तो इस पर थीसिस कोशिश करेंगे कि आपको इस बार इस वाले शो में जो होगा वो आपको एक्शनेबल पॉइंट मिलेंगे, एग्जैक्टली कहाँ पैसा लगाना है, उसकी भी हमारी तैयारी है। डन सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा इस हफ्ते का प्लान, मिस आपको कुछ भी नहीं करना है। आज का सेटअप भी समझना जरूरी है सर। थोड़े ग्लोबल संकेत, जो बेहतर मूड माहौल हुआ है, हमें कहाँ पर रखनी है सर? ग्लोबल संकेत में पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ आज के लिए। एफआईएस के संकेत है नेगेटिव, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा है अभी भी, और ट्रेंड नेगेटिव आपका चल रहा है। तो ज़्यादातर बदलाव है नहीं है ग्लोबल को छोड़ के, बाकी सारे सेम टू सेम है। निफ्टी 16,850 16,925 आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना है आज कम। ऊपर की तरफ उसके अगर नीचे का अगर लेना ही चाहे तो 16,750 16,825 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर आपको शॉर्ट भी काटने, लॉन्ग भी करनी है, ये ध्यान में रखें। ऊपर 17,065 17,100 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके तो 17,150 17,225 तक जा सकते हैं। वहाँ पर एक बार की आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 38,950 39,135 38,935 प्रिसाइज। आज बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग लेवल निकाला है बैंक निफ्टी, एकदम प्रिसाइज 38,935 39,135 200 पॉइंट की रेंज, ये पहला आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इसके ठीक नीचे, ठीक नहीं बहुत नीचे 38,450 38,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर आपको सारे शॉर्ट काटने, लॉन्ग भी बनाना है, डरना नहीं है। अगर आए तो आ जाएगा नहीं वैसे, लेकिन ध्यान में रखें। ऊपर 39,500 39,600 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके तो 39,700 से 39,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। ठीक है सर। डेटा क्या कह रहा है? थोड़ी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम हो गई, घटकर लगभग लाइफ टाइम लो के आसपास पहुंची है, 9% के आसपास है। आई एम लविंग इट। आई थिंक वो 23-24 मार्च को भी इससे नीचे तो नहीं थी, यही थी। तो आप देख लीजिए सेंटिमेंट के लिहाज से, वैल्यूएशंस के लिहाज से, लेवल्स के लिहाज से, मूड माहौल तो खाली सिंगल डिजिट में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन मुझे याद भी नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखी थी। और मार्च की 2020 के वक्त में इतना क्लोजली ट्रैक भी नहीं करता, तब भी 12-13% तक आई थी। इससे नीचे 11 तक आई, सिंगल डिजिट में तो नहीं गई थी। सो इंडेक्स लॉन्ग, हालांकि आप आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं इंडेक्स लॉन्ग में पोजीशन होती कितनी, उनके पास तो स्टॉक्स है, बात सही है। इसमें सवाल ये नहीं कि पोजीशन कितनी है, सवाल ये कि सेंटिमेंट और डायरेक्शन ये दिखाता है कि कितने पेसिमिस्टिक है। एक जमाना होता था दीप, ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 80% 82% 85% तक भी हमने लॉन्ग देखी है। 85% लॉन्ग से 8-9% नेट लॉन्ग पे, उससे आप अंदाजा लगा सकते कि मतलब ऐसा हाल है कि मतलब लेने ही नहीं कुछ, वैसी वाली चीज़ें। गुड, बढ़िया है।
पीसीआर थोड़ा और घटकर आया है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल है। विक्स 8% चढ़ा है, 16% पर पहुंचा है। ये बढ़ता घटता रहता है इस पे आजकल। इस विक्स से संकेत पहले जो मिल रहे थे अब मिलना ही तो बंद हो गए। अब पता ही विक्स नहीं से चलता। अंदाजा लगाना थोड़ा सा जो एक डायरेक्शनल कॉल मिलता नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशंस के स्टॉक 16,800 कल के लो के थोड़ा सा नीचे 16,800 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी का वही कल वाला ही रखेंगे, कल ट्रिगर नहीं हुआ, आज सेम फॉलो करेंगे 38,900 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। करेक्ट, ठीक है। ओके। अब आइए शॉर्ट साइड पर 17,250 का स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा 25 मिनट नीचे किया 17,225 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिसको छोटा रखना है वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप 17,100 का रख लें अगर आपको छोटा रखना है तो। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे का 39,800 है, जिसको लंबा रखना है वो 40,000 भी रख सकता है, और छोटा रखना है वो 39,600 भी रख सकता है, आपकी मर्जी पर जो भी रखना चाहें। क्लोजिंग जरूर क्लियर कट है, 39,600 के ऊपर बंद होता है तो आपको एक बार शॉर्ट काटना चाहिए ताकि आप रिस्क से बाहर हो जाएं बस। ठीक है सर, नई पोजीशंस के लिए खरीदना है निफ्टी 16,850 16,950 की रेंज में मिले तो खरीदना है, और नहीं तो भी आपको 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदना है। टारगेट 17,040 17,065 दो छोटे टारगेट है, 17,100 150 दो मीडियम टारगेट, 17,200 17,225 बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। बहुत क्रिस्टल के लिए आराम से रेंज में मिले तो भी ठीक, बिना रेंज के आपको खरीदना है तो आप सीधा 16,800 का स्टॉप लॉस रखो, टुकड़ों में खरीदो। गॉट इट। डन। दिन के दौरान मौका दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं आए, कभी भी ना तो बोलने का ही नहीं आजकल। अभी तो नहीं। हाँ हाँ, कोई भी लेवल आ सकता है, और नीचे की तरफ तो पक्का ही आ सकता है, ऊपर का आए ना आए, नीचे का तो आ ही Confidence जाता वापस ज़्यादा है। है। हाँ, मतलब अगर एफआई जो स्पीड से जो हिसाब से बेच रहे हैं, आप खुल जाए 70-100 हो जाए 125 हो जाए, फिर दे धनाधन, ये लो ऑल बायर सेटिस्फाइड। किसको कितना चाहिए लेके सब जाओ, मिलेगा। तो इसलिए सबको मिलेगा। लाइन लगा के कोई हड़बड़ी ना करें, अपना भाव डिसाइड करें, क्वांटिटी डिसाइड करें, एफआई सबको देखे जाएंगे। वैसा हाल है आजकल का, है ना। आई थिंक वो चेंज करते हैं। आई थिंक 17,050 की रेंज होगी उसको एक बार, 16,850 से हाँ 17,050 17,950 16,950 बिल्कुल ठीक बात है। उसको एक बार 16,850 16,950 की रेंज में खरीदारी करनी है। आइए अब बिक वाली की बात। 17,150 17,250 की रेंज है जहाँ पर बेचा जाए। एग्रेसिव ट्रेडर 17,100 के आसपास सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बेचने के लिए 17,150 तक इंतजार कर लेना ठीक है। ये रेंज बढ़िया है बेचने के लिए। स्टॉप लॉस 17,350, टारगेट जो बनेंगे 17,100 17,065 दो छोटे टारगेट हैं, 17,040 और 17,000 दो मीडियम टारगेट है, 16,950 16,850 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करना है थैंक यू बेचना। ठीक है, गॉट इट सर। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी लेना है आपको 38,950 39,150, ये 200 पॉइंट की रेंज है, टुकड़ों में लीजिए। 39,150 पर पहली एंट्री, 39,050 पर दूसरी, 38,950 पर तीसरी एंट्री, और स्टॉप लॉस 38,900 के नीचे लगाना है। ठीक है। टारगेट 39,350 39,425 और 39,500 तीन छोटे टारगेट हैं। 39,600 39,700 दो मीडियम टारगेट हैं। 39,750 और 39,900 तक के फाइनल टारगेट के लिए जरूर करें आप खरीदारी। गॉट बेचना चाहते हैं जरूर 39,700 से 39,900 की रेंज अगर आज मिल जाए, वहाँ शौक फरमाएं बेचने का। एक लोट बेचना है 39,700 750 के आसपास, एक ही, दो नहीं एक, और 39,900 पर दूसरा, दो ही बेचना है, दो टुकड़ों से ज़्यादा में नहीं बेचना। और ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40,000 का। टारगेट जो आएंगे 39,600 525 और 450 तीन छोटे टारगेट हैं। 39,375 39,150 दो मीडियम टारगेट, 39,050 38,950 ये फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। ठीक है सर, चलिए सारे लेवल्स आ गए। बायोकॉन अनिल जी, ये वायदा कारोबार के बैन में आया, कभी देखा है इसको वायदा हाँ, कारोबार बहुत के बैन लंबे समय बाद है, आई डोंट नो क्या पता। बायोकॉन ऑफ ऑल आशीष बता तो रहे थे कि आने की तैयारी में, थोड़ा सरप्राइजिंग है। बायोकॉन स्वागत है आपको, आइए। स्वागत है बायोकॉन का। और अलविदा है जीएनएफसी को जो बैन से बाहर आ गया। इंडिया बुल्स अभी भी बैन में, तो इंडिया बुल्स और बायोकॉन ये दो स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे। कल कैश में उतनी बिकवाली नहीं करी सर, पर कल फ्यूचर्स में एफएस की तरफ से फ्यूचर्स में अच्छा वो सुबह से लग रहा था दिख रहा और था। जो बड़े बात स्टॉक्स कर आपके रहे भी बड़े रहते हैं। स्टॉक्स की बिकवाली है। और अगर आज आपको रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं है, सिर्फ 3-4 स्टॉक देख लीजिए। रिलायंस क्या करता है, एचडीएफसी बैंक क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, टीसीएस क्या करता है। तो बाइंग आनी है तो दिग्गजों से ही आनी है। अगर वहाँ बाइंग है तो ही आप समझिए कि टिकेगा, और वहाँ पर बाइंग नहीं, ढीला ढाला मामला समझ लीजिएगा अभी भी दे रहे हैं ये लोग, बेच रहे हैं। तो आप
आप है ना मार्केट के ट्रेंड के लिए 3-4 इंडेक्स हेवीवेट पकड़ लीजिए और उनको देखिए बस गौर से। हाँ करेक्ट। सिंपल। कल सुबह सुबह वही पकड़ में आया था कि यार इंडेक्स में जो सेलिंग हो रही है ना, इंडेक्स हेवीवेट्स में, इसका मतलब किसी को तो निफ्टी नीचे चाहिए, करेक्ट। और वो हुआ ही। आप देखिए 16,850 तक पहुंच गया निफ्टी पे। सो आज भी आपको रिकवरी में यही देखना है कि क्या इंडेक्स हेवीवेट मजबूत से कूदते हैं। सुबह सुबह अगर आपको वायदा कारोबार के टॉप 5 के अंदर में 3 इंडेक्स निफ्टी के स्टॉक दी जाए, इसका मतलब इंडेक्स में से बाइंग है। फॉलो बाइंग मिड कैप में बाद में आ सकती है, लेकिन पहले बाइंग किस में आ रही है वो देखना इंपॉर्टेंट है। पहले सेलिंग किस में आ रही है, उससे आप टेक्सचर अंदाज लगा सकते हैं दिन के दौरान मार्केट क्या रहना चाहिए। बाद में तो खबरों पे ऊपर नीचे हो गई, तो कल 2,000 करोड़ की से ज़्यादा की बिकवाली आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश में भारी भरकम बेचा है, कल दबा के बेचा है। लोकल फंड ने अपनी ताकत से खरीदा है 2800-2900 करोड़ का। ठीक है। डेटा में 17,000 ही एक इंपॉर्टेंट है जिसके आसपास आप बंद हुए हैं। ऊपर में 17,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वहाँ उसके आसपास आप यानी 17,100, 17,225 की रेंज में रुकावट देखेंगे। 16,900 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसके आसपास आप सपोर्ट देखेंगे। सिंपल। गॉट इट सर। ओके, ये है आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। आज इंटरेस्टिंग देना चाहिए। रिलीफ मूव आई है ग्लोबली, हमारे बाजार भी अच्छे मोमेंटम में दिख सकते हैं। ओपनिंग में तो एटलीस्ट यही दिख रहा है। आइए हमारी टीम से भी जानते हैं खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, वरुण, नुपुर और आशीष हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। ट्रिगर्स खबरें बताएं। मॉर्निंग डे पर ट्रिगर्स के लिहाज से आज 2 कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं क्योंकि ये डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेंगी, जिसमें एसबीआई कार्ड्स और साथ ही हिंदुस्तान जिंक शामिल है। नैटको फार्मा पर भी नजर रखिए, बायबैक इसका खुलने वाला है और यहाँ पर जो बायबैक का प्राइस है 700 रुपये प्रति शेयर डिसाइड किया गया था। ओपन मार्केट के जरिए ये बायबैक किया जाएगा। कैप्री ग्लोबल कैपिटल 3.03 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो राइट्स बेसिस पर इनको अलॉट हुए थे, वहां पर ये लिस्टिंग अब होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है गेल और नाल्को का अंतरिम डिविडेंड जो इन्होंने दिया था, और साथ ही ग्लोबल इवेंट से में जापान के बाजार आज बंद रहेंगे, तो यहाँ पर फोकस है। और 2 दिनों की जो एफओएमसी की बैठक है वो आज से शुरू हो गई है, कल इस पर फैसला आएगा। ओके, वरुण बताएं, मॉर्निंग आपके पास कौन सी खबरें आज? मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो यहाँ पे नजर रखना है क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स पे फिर से एक अपडेट आया है। क्रूड पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है 4,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल के एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी जो है 50 पैसे लीटर के आसपास की वहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो अब 1 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आपको नज़र रखनी है जितने भी ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी हैं और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। स्टर्लिंग एंड विल्सन, यहाँ पे इस कंपनी को 2100 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इस कंपनी को L1 बिडर जो है वो घोषित कर दिया गया है। ल्यूपिन 2 इंजेक्शंस है जिसके लिए यूएस FDA से मंजूरी मिली है। इंजेक्शंस की बिक्री अगर आप दिसंबर 2022 में देखेंगे तो सालाना तौर पर दोनों इंजेक्शंस मिला के 760 करोड़ के आसपास की बिक्री जो है वो यूएस में होती थी, तो इसके चलते लूपिन पे नजर रखेगा। पीएनसी इंफ्रा, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 770 करोड़ के आसपास का, जो 30 महीने में इसको पूरा करना है। एफएमसीजी कंपनी इस पर नजर रखेगा, खासकर जीसीपीएल, एचयूएल, ब्रिटानिया, प्रताप स्नैक। मलेशिया में पाम तेल में भारी गिरावट देखने मिली है, 1.5 महीने के निश्चित स्तर पर पहुंच चुका है। सूरजमुखी तेल जो है 15% लुढ़का है। सरसों का दाम जो है 2 साल के निश्चित स्तर पर आ चुका है और भारत आपको पता ही है काफ़ी हद तक ये सब इंपोर्ट करता है, इसके लिए यहाँ पे नज़र रखेगा। इसके अलावा एनएमडीसी पे नज़र रखेगा क्योंकि रिपोर्ट से कुछ वो कह रही हैं कि इस कंपनी ने फाइन्स के दाम जो है उसमें 200 रुपये प्रति टन के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। डिस्क्लोजर अवेटेड है, लेकिन हाँ कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि बढ़ोतरी हो चुकी है, तो यहाँ पे नज़र रखना है। ओके, एनएमडीसी प्राइस मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, चलिए इंटरेस्टिंग है। मेटल्स में भी हमने कल ग्लोबली एक बाउंस बैक देखा ही था। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 23 मार्च के दिन बोर्ड की बैठक है, चौथे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे जो खबरें निकल के आई थी मुंद्रा प्लांट को लेकर, वहाँ पे कंपनी की तरफ से सफाई आते दिखिए। कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल क्लोजर पेंडिंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इसके चलते अभी फिलहाल कंपनी का फोकस और मार्केट डेवलपमेंट्स को देखकर कंपनी का फोकस इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन और दूसरी एक्टिविटीज़ पर है। अजय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे बेंगलुरु मेट्रो में जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी को 182 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, उसके चलते LOA भी मिला है साथ ही साथ, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। प्रमोटर एक्शन की बात करें तो लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे
प्रमोटर ने करीबन 27,800 शेयर्स खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को जो है वो बढ़ाया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। शोभा लिमिटेड, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 20,000 शेयर्स खरीदे और जो अपनी हिस्सेदारी है उसे बढ़ाया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। बल्क डील काफ़ी सारी है यहाँ पे HDFC AMC, जहाँ पे GQG पार्टनर्स ने कुछ हिस्सेदारी को बेचा है और जो खरीदने वाले हैं वो है SBI म्यूचुअल फंड, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। PVR, जहाँ पे बेरी चेक इन्वेस्टमेंट ने करीबन 25 लाख शेयर्स बेचे हैं, 2.5% इक्विटी अपनी बेची है, 380 करोड़ की ये डील हुई थी। खरीदने वाले की लिस्ट बता दूँ तो SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और सॉलिडेयर जनरल है जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे। UTI एसेट मैनेजमेंट, जहाँ पे BPF म्यूचुअल फंड ने करीबन 11.25 लाख शेयर्स जो है वो उन्हें खरीदा है। और लास्ट में चॉइस इंटरनेशनल प्रमोटर ग्रुप की कंपनी ने करीबन 55 करोड़ की डील की है, जहाँ पे 21 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कल बहुत सारी ब्लॉक डील्स एक्चुअली हुई हैं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है और कई सारे फंड्स की तरफ से आपने मूवमेंट देखा है। हालांकि ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे FIs का सेल फिगर कैश में काफ़ी हाई था कल। आइए अब जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कहनी है आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए IGL यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को कर दिया गया अपग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे। लक्ष्य भी आप देखिए 420 से बढ़ाकर 585 कर दिया है, 427 की क्लोजिंग है। MGL पर भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा और टारगेट अच्छा खासा इंक्रीज किया है, 1020 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1260 कर दिया है, 970 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्क ग्रेड यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 260 के लक्ष्य लिए 228 की क्लोजिंग है। NTPC पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 195 का टारगेट, 176 की क्लोजिंग। टाटा पावर पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 175 का टारगेट, 203 की क्लोजिंग चल रही है। JSW एनर्जी पर खरीदारी की राय दी है, 315 का टारगेट, 246 की क्लोजिंग। और अंत में अगर आप देखें तो IEX यहाँ पर भी रखिएगा खास नजर, क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 110 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं आज का पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, आप दोनों को मेरी ओर से बुलिश मॉर्निंग और खरीदारी की राय है। अनिल जी आज मुझे लगता है कि बाजार में अच्छी तेजी बनेगी, तो खरीदारी की राय है और खरीदना है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी के चार्ट को देखें तो एक तो आउट परफॉर्मेंस चल रही है अनिल जी, दूसरा इसमें कल एक ब्रेकआउट आता हुआ 950 रुपए के ऊपर दिखाई पड़ा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 950 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 985 और 999 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए गोदरेज सीपी में खरीदारी करनी। ओके, 999 के चक्कर में है कुणाल जी और टारगेट रखा है गोदरेज सीपी का 985 और 999 का। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको कौन सा शेयर पसंद है आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मुझे भी स्टॉक तो मतलब कि इसी सेक्टर से FMCG स्पेस से ही पसंद है, बट FMCG का बिग डैडी अनिल जी हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है और अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। कल मैंने और कुणाल जी ने इसको रिकमेंड भी किया था। 2477 2477 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की राय है, 2562 के टारगेट के लिए। ओके, तो 2511 पर बंद हुआ है, 2477 का स्टॉप लॉस लगाकर HUL में करे खरीदारी। ये राय बंसल जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए अविनाश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मुझे बैंकिंग सेक्टर में SBI पसंद है, हालांकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, बट मुझे लग रहा है कि देखिए डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर में काफी वेल पोजीशन्ड है SBI और नॉट ओनली मार्च के क्वार्टर्स काफी दमदार आने की उम्मीद है,
आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिटेल बुक, कॉर्पोरेट कैपेक्स का जो मोमेंटम अभी हम देख रहे हैं, इसका फ़ायदा बैंक को मिलेगा। प्लस ये सारे बिज़नेसेस जो ये चलाते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस है, यहाँ पे हमने काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे थोड़ा वैल्यू बाइंग करने की गुंजाइश रहेगी। करीबन 620-625 का टारगेट अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर कोई पॉजिटिव खबर 22 तारीख को पॉवेल साहब कहते हैं, तो डेफिनेटली इसका भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट स्टॉक पे रहेगा। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो स्पेशलिटी केमिकल में काम करता है वो आर्चिन केमिकल्स है। ये स्टॉक पब्लिक इशू से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। ये इंडिया की ब्रोमाइन मैन्युफैक्चर कंपनी मानी जाती है, प्लस इंडस्ट्रियल मरीन केमिकल्स बनाती है। पिछले साल 1100 करोड़ पे करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल ऑलरेडी 9 महीने में 245 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमको लग रहा है कि करीबन 30-32 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और उसके बाद 50 रुपए की अर्निंग FY24 में आएगी। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 12-13 के पी मल्टीपल पे। तो यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे 750 का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये भी दूसरी पिक आपके व्यूअर्स के लिए। आर्किन केमिकल्स और साथ ही साथ SBI, दो स्टॉक हैं जहां खरीदारी करने की राय आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर अविनाश सर की तरफ से। आइए स्वागत सुमित जी का भी किया जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, पसंद क्या है आपको बताइए जरा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं मार्केट्स के अंदर। बाउंस बैक के लिए आज जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो खरीदारी का स्टॉक है और स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है। 1560 इसका नीचे में सपोर्ट है। 1560 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1620, 1640 ये लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से ग्रासिम में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आज और 1-2 दिनों के लिए खरीदारी करें। 1640 तक का लेवल ऊपर में ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। ओके आपके लिए। और वो ये कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि जब भी आप बाय आपको लगता है बाय कॉल देना चाहिए, लेकिन बाय कॉल देने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर आप ग्रासिम को दे देते हो। भले वैसे भी इस स्टॉक में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट तो है नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से भी लोगों का कम इंटरेस्ट होता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कुणाल जी, राकेश जी एबट वेबट दे देते हैं, सेम मतलब ऐसा जैन साहब किसी दिन नोवार्टीज और फाइजर ले आएंगे। अब समझ रहे हो मेरा पॉइंट है ना? हनीवेल ऑटोमेशन टाइप। वैसे ये मेरा सोचना सही है, गलत है तो साबित करें। अनिल जी आपका सोचना भले ही वो राकेश जी, कुणाल जी के लिए एकदम सही होगा, लेकिन मेरे वाले केस में नहीं अनिल जी। मैंने ग्रासिम प्रॉपर चार्ट्स पे देख के सिलेक्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली मन नहीं और देने के लिए दिया, ऐसा वाला सीन बिल्कुल नहीं अनिल जी। चलिए 50% काम तो फिर भी हो गया। क्या आपने ये तो कह दिया कि राकेश जी और कुणाल जी तो ऐसा ही करते हैं। अब अच्छा भाई जरा राकेश जी से एक मिनट, जरा राकेश जी को दिखाइए कि दाहिने तरफ पीछे इतनी सारी किताबें रखी हुई है, देखो। हाँ, ये मतलब आप ये सब पढ़ते या शो पीस के लिए खरीदी है इसे? नहीं अनिल जी, ये शो पीस के लिए रखी है अनिल जी। मैंने खुद की लिखी हुई मेरी किताबें हैं। अच्छा, पहली बार अनिल जी आपकी नजर पड़ी तो अनिल जी मतलब कि दिन सफल हो गया, किताबें सफल हो गई, जीवन भी अनिल जी सफल हो गया। ये मेरी लिखी हुई किताबें अनिल जी, किसी और की किताबें नहीं है अनिल जी। वेरी माय गॉड, आपको समय, बंसल जी को समय कम मिल जाता, समझ में नहीं आता किताबें लिखने का। मतलब हमें पढ़ने का नहीं मिल पाता। बंसल जी को देखो शो के बाद में चार्ट्स देखने होते हैं, वीडियोस वगैरह बना के वो अपलोड करते हैं, वो वॉक पे और गार्डन में जाना होता है। कुणाल जी आशु जी के साथ लंच डिनर करने होते हैं, किचन के घर के काम इतने होते हैं, वो सारे उसके बाद भी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट प्रभु आपका गजब है, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक, कैसे कर लेते हैं आप, जबरदस्त। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर रहेगा आज एक्शन, उस पर दीप करें शुरुआत। एक तो अविनाश जी से राय लेनी है। अविनाश जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन अगर आप कवर करते हैं, आई थिंक एक बार पहले आपसे बात हुई है इस पर। बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है सर एनटीपीसी की तरफ से। फिलहाल लोएस्ट बिडर है, बट फिर लोएस्ट बिडर को यूजुअली प्रोजेक्ट भी मिलता है 2100 करोड़ का। नहीं बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये एनटीपीसी का 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट इनको मिला है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनकी ऑर्डर बुक को और स्ट्रेंथन करेगा और कहीं ना कहीं रेवेन्यू विजिबिलिटी आएगी। लेकिन हमको देखना है कि नॉर्मली जब लोएस्ट बिडर होता है तभी किस प्राइस पे ये बिड इन्होंने जीता है। मेरे ख्याल से देखिए मार्जिन्स का जो आउटलुक है वो आने वाले
एक दो क्वार्टर्स के लिए तो थोड़ा सा मॉडरेटली पॉजिटिव है। बट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनके जो ओवरसीज सब्सिडरीज ओवरसीज बिजनेस है वहाँ पे कैसे ट्रैक्शन आता है। न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में थोड़ा सा मीडियम टर्म में शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कंपनी का जो मुनाफा है प्रॉफिट का रिकॉर्ड है वो मेरे ख्याल से अगर टर्न अराउंड दिखाता है मार्च के क्वार्टर में तो डेफिनेटली स्टॉक में और तेजी आएगी। तब तक ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा, इसमें कोई लंबी तेजी इमीडिएटली नहीं बनेगी। ओके ये है आपके लिए स्टर्लिंग एंड विल्सन 300 के लेवल पर आपको दिख रहा है। देखते हैं आज कैसा एक्शन इस काउंटर में आएगा। लुपिन इसके लिए खबर है 2 इंजेक्शन को यूएसएफडीए से अंतिम मंजूरी मिली है, तो अच्छी खबर है। हालांकि उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, एक ड्रग 462 करोड़ अमेरिका में सेल्स है, दूसरे के 300 करोड़ के सेल्स हैं, उसमें ये अपने कितनी मार्केट बना पाते हैं इंटरेस्टिंग है, बट नॉनदलेस खबर तो है। बंसल जी लुपिन के चार्ट पर कोई राय? वैसे कुछ ज्यादा एक्शन इसमें नहीं दिखा था, कल भी 1.5% टूटा ही था। दीपांशु बिल्कुल आपने ठीक बोला, 1.5% टूटा था। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी खराब है, चार्ट्स टोटली डिस्टॉर्टेड है। एक ही चीज पॉजिटिव है कि ओवरसोल्ड है स्टॉक। नीचे में देखें तो 646 के अराउंड क्लोजिंग हुई है, 641 के अराउंड एक सपोर्ट आता है और टेक्निकली 655 एक रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकली दीपांशु कुछ भी ना करने की राय है लुपिन के साथ। अगर फार्मा में कुछ देखना है तो ग्लेनमार्क बहुत अच्छा लगता है, कल किसी ने रिकमेंड भी किया रहा था और पिछले सप्ताह मेरा ये पिक ऑफ द डे भी रहा है। तो फार्मा में अगर कुछ खरीदना है तो ग्लेनमार्क के साथ जाने की राय होगी। तो फार्मा में अगर कुछ खरीदना है तो ग्लेनमार्क बेटर विकल्प है, ना कि लुपिन। ये आपके लिए क्लियर एक संकेत आ रहा है। पीएनसी इंफ्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, करीब 770 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है। कुणाल जी जरा देखें सर, पीएनसी इंफ्रा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये ऑर्डर मिला है, करीब 2.5 साल का कंप्लीशन पीरियड है। पीएनसी पीएसपी दोनों ही लगातार खबर में रहे ऑर्डर विन पर। पीएनसी इंफ्रा का चार्ट क्या कहता है? देखिए करेक्शन हुआ है यहाँ पर भी दीपांशु, और 200 डेज मूविंग एवरेज के करीब स्टॉक करेक्ट होकर के आ गया है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट है, बहुत बड़ा डाउनसाइड मुझे नहीं दिखता है, और 270 रुपए के आसपास एक बड़ा क्लियर सपोर्ट एस्टेब्लिश हो गया है। तो मेरी राय में जिनके पास पहले की पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। नई खरीदारी अगर ये स्टॉक 300 के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है तो 300 के ऊपर इसमें फिर नई खरीदारी करेंगे। इन स्तरों पर फिलहाल होल्ड करने की मेरी राय है, 270 का स्टॉप लॉस लगा दें। ओके पीएनसी इंफ्रा इस पर रखिए आप नजर। अविनाश जी कोई एफएमसीजी कंपनी जो आपके रेडार पर हो? अभी एचयूएल की बात चली रही थी, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से कल भी रेडार पर था, ये बड़ा मूव भी आया। पाम ऑयल प्राइसेस कल हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी, करीब 1.5 महीने के निचले स्तर पर हैं। बाकी भी सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोया है, इन सभी में रिसेंटली काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। यूक्रेन की ग्रेन एक्सपोर्ट डील भी एक्सटेंड हो गई है, क्या और फायदा मिल सकता है एफएमसीजी को? नहीं बिल्कुल, देखिए ये सारे जो इनपुट्स है ये बड़े रॉ मटेरियल्स है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर, इवन अडानी विल्मर, ये सारी कंपनीज पाम ऑयल काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो क्रूड का भी भाव जो गिरा है दीपांशु, उसका भी बेनिफिट बजाज कंज्यूमर जैसे कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि उनका जो इनपुट है वो क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखिए अगर इनपुट प्राइसेस कम होते हैं तो मार्जिन आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर से अगर इस बार मानसून अच्छा होता है, रूरल डिमांड पिकअप होती है, तो रूरल डिमांड जो लास्ट 1-2 सालों से थोड़ा सा सॉफ्ट था उसका भी बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफकोर्स ये जो एल निनो का फैक्टर है वो कैसे प्ले आउट होगा वो इंपॉर्टेंट है, बट अभी तक तो ऐसा कोई खतरा दिख नहीं रहा है। तो ये सारी कंपनीज करंट वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है अगर किसी को नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स एफएमसीजी थीम प्ले करना है। तो ये है आपके लिए। गोदरेज कंज्यूमर पर थोड़ा भरोसा है, बाकी एफएमसीजी भी एक्शन में। टाटा कंज्यूमर पर इन पर्टिकुलर कोई राय अविनाश जी? ये बिस्लरी की जो डील लग रहा था कि शायद हो सकती है, अब क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये डील नहीं होने वाली। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ये डील नहीं होना कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, क्योंकि देखिए इनके पास ऑलरेडी काफी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स है, और मुझे लग रहा है कि इनको ही स्केल अप अगर ये करते हैं, क्योंकि टाटा कंज्यूमर एक ब्रांडेड प्ले है, स्पेशली टी कॉफी में तो है ही, बट एग्रीकल्चर का जो पैकेज सेगमेंट है वहाँ पे इन्होंने इनका टाटा संपूर्ण जो ब्रांड है वो बहुत ही बढ़िया है।
मार्जिन भी काफी अच्छे इनको मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए बिस्लरी की डील नहीं हुई, इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये डील होती भी तो इनको काफी हद तक इसको डेट से फंड किया करना पड़ता था। तो इन अ वे इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अभी नहीं हुई। मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में काफी दम है, जो अर्निंग्स ग्रोथ उनको अगले 1.5-2 साल के लिए इजीली अच्छा कर सकता है, अगर ऑब्वियसली अर्बन और रूरल डिमांड पिकअप होता है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर पर रखिए नज़र, गोदरेज कंज्यूमर पर रखिए नज़र, बाकी एफएमसीजी भी आपको थोड़ा एक्शन में दिख सकता है। इंफ्रा स्टॉक्स भी फोकस में है ही। अभी पीएनसी इंफ्रा की बात हो रही थी, सुमित जी जे कुमार इंफ्रा, जरा इसका भी चार्ट एक बार देख ले। बैंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट से इनका एक जॉइंट वेंचर है जिसे करीब 180 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इनकी हिस्सेदारी उसमें 100 करोड़ की रहेगी। कोई राय जे कुमार इंफ्रा के चार्ट पर? दिपांशु, वैसे तो स्टॉक के अंदर करेक्शन है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है और पिछले 6 महीनों के अंदर स्टॉक हर पुल बैक बाउंस बैक में सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक वापस से देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट लिया है और 244 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 245 के ऊपर, तो स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 260 से 265 रुपए तक के लेवल जे कुमार इंफ्रा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एक पुल बैक और एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो एक पुल बैक और एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पर रहेगी नजर।